हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों काफ़ी कुछ दिन बाद आपको वीडियो ये मिल रही है। कारण ये था कि मेरी तबीयत ख़राब थी और तबीयत ख़राब के कारण मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। बट आज से जो है ना, आपको मैं कंटिन्यू वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँगा और समय से टाइम से जो आपकी वीडियो है का जो समय था उसके अकॉर्डिंग आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा और कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। तो दोस्तों 11th फिजिक्स में आज से हम सरल रेखा में गति स्टार्ट कर रहे हैं। सरल रेखा में गति या फिर हम कहें एक विमीय गति हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात, हम गति स्टार्ट आज से कर रहे हैं। तो ये गति क्या होती है, इस गति पर हम सबसे पहले बात करेंगे। गति पर हम बात सबसे पहले करेंगे। तो आप सबसे पहली हेडिंग जो है ना, आप अपनी कॉपी में डाल सकते हैं गति। क्या बोल सकते हैं बेटा? गति, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। तो ये जो गति है या जो मोशन है, ये क्या चीज़ है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों आपने ये देखा है कि दुनिया ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, मतलब ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, देखो दुनिया में बहुत सी वस्तुएं हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, कई प्रकार की वस्तुएं हैं ब्रह्मांड में। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, दुनिया में जो प्रत्येक वस्तु होती है या दुनिया की जो प्रत्येक वस्तु होती है, वो वस्तु दो ही स्थिति में हो सकती है। वो वस्तु दो ही स्थिति में हो सकती है। दुनिया की प्रत्येक वस्तु की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं कोई 1, 2, हज़ार या लाख वस्तु की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया की प्रत्येक वस्तु की बात कर रहा हूँ। तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो होती है ना, वो दो ही स्थिति में हो सकती है। दो ही स्थिति में हो सकती है। तो पहली स्थिति क्या है? तो पहली स्थिति तो ये है कि या तो वो वस्तु, ये जो वस्तु, कोई भी वस्तु है हमारे पास, जो नाम से ले लो, कोई वस्तु है, या तो वो वस्तु आपकी स्थिर अवस्था में होगी। कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में होगी। ठीक है, कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। ठीक है, मतलब रेस्ट पोजीशन में होगी। कौन सी पोजीशन में होगी? रेस्ट पोजीशन में होगी। और अब रेस्ट पोजीशन में नहीं होगी तो यह वस्तु किस अवस्था में हो सकती है? तो यह तो वस्तु है ना, गति अवस्था में हो सकती है। कौन सी अवस्था में? गति अवस्था में हो सकती है ना, एक मोशन पोजीशन में हो सकती है। ठीक है, मोशन पोजीशन में हो सकती है। तो ध्यान रखना, कोई वस्तु दो ही स्थिति में हो सकती है, या तो वह स्थिर अवस्था में होगी या तो वह गति अवस्था में होगी। इन अवस्था के अलावा कोई अन्य प्रकार की कोई अवस्था नहीं होती। जैसे हमारा ये बोर्ड, हमारा बोर्ड आप देख पा रहे होंगे कई दिन से एक ही स्थान पर लगा है, एक ही स्थान पर लगा है ना। हमारा घर कई सालों से एक ही स्थान पर बना है। ऐसा नहीं है कि आज हमारा घर इस गली में बना है और कल है उस गली में चला जाए, परसों है उस मोहल्ले में चला जाए, अगले दिन जो है ना शहर ही छोड़ दे हमारा घर। ऐसा है क्या? ऐसा पॉसिबल है? अगर होता तो काश कितना अच्छा होता। बोलो, होता कि हम चाहते कि भोपाल रहना है तो हमारा घर जो हमारे जो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ बना है, वहाँ से क्या चला जाए? भोपाल चला जाए। या फिर भला हमें इंदौर रहना है तो अगले दिन भोपाल से कहाँ पहुँच जाए? इंदौर पहुँच जाए, फिर जबलपुर पहुँच जाए। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। प्रत्येक जो वस्तु है ना, स्थिर अवस्था में या गति अवस्था में रहती है। तो जैसे हमारा घर हुआ, हमारा स्कूल हुआ, हमारा कॉलेज हुआ, ये चीज़ें हैं स्थायित्व हैं, है ना। ये चीज़ें स्थिर अवस्था में हैं, ये चीज़ें रेस्ट अवस्था में हैं। अब बात कर लेते हैं मेरी। तो देखो, आज मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना। पढ़ाते पढ़ाते यहाँ चला जाऊँगा, पढ़ाते पढ़ाते यहाँ आ जाऊँगा, कल मैं चला जाऊँगा स्कूल में पढ़ाने, परसों में चला जाऊंगा मेरी ऑफलाइन कोचिंग है उसमें पढ़ाने। तो मतलब जो है ना, मैं गति अवस्था हूँ। मैं कहूँ कि मैं एक गत्यात्मक पिंड हूँ। मैं जो हूँ ना, एक गत्यात्मक पिंड हूँ, है ना। तो कई वस्तुएं जैसे स्कूटर की गति, बस की गति, है ना, ट्रेन की गति, तो ये वस्तुएं गति अवस्था में होती है। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखना कि जो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो सकती है या फिर कोई वस्तु है ना, गति अवस्था में हो सकती है। इन दो अवस्थाओं में ही कोई वस्तु हमेशा हो सकती है। ठीक है, तो समझ गए हो ना? क्या समझ गए हो? तो जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में, अन्य वस्तु की क्या तुलना में अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती,
ठीक है। जैसे मान के चलो मेरा मकान, ठीक है, मेरे मकान से मैं रोज़ गुजरता हूँ, एक ही जगह रहता है ना, ऐसा परिवर्तित नहीं होता है ना। मैं गुजरता हूँ, मैं आता जाता हूँ, लेकिन मेरे मकान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु का अन्य वस्तु के सापेक्ष, जब किसी वस्तु का अन्य वस्तु के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु स्थायी या स्थिर अवस्था में रहती है। और जब किसी वस्तु का अन्य वस्तु की तुलना में स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, गति अवस्था में बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो ये एक कॉलम है, ये एक खम्मा खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक क्या खड़ा हुआ है, खम्मा खड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, एक ट्रेन गुजर रही है, एक क्या गुजर रही है, ट्रेन गुजर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन गुजर रहा है भाई, ट्रेन गुजर रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये कॉलम है, क्या है, कॉलम। तो यहाँ पर आप ये जो ट्रेन गुजर रही है, ये जो ट्रेन है, इस कॉलम के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इस ट्रेन का इस कॉलम के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। देखो स्टार्टिंग शुरू से स्टार्ट होगी, मतलब पहले डब्बे से स्टार्ट होगी ट्रेन, और गुजरते गुजरते अंतिम डब्बा जाएगा, और अंतिम डब्बा भी गुजर के यहाँ से चला जाएगा। मतलब ट्रेन की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, किसके, इस कॉलम के सापेक्ष। मतलब ट्रेन क्या है, गति अवस्था में है। ठीक है, गति अवस्था में है। लेकिन अगर बात करें इस कॉलम की, तो इस कॉलम का इस ट्रेन के सापेक्ष कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा स्थिति में। इस कॉलम का इस ट्रेन के सापेक्ष स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। ट्रेन गुजर जाए या ना गुजरे, जो कॉलम यहाँ था यहीं रहेगा, इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये गति आप समझ गए हो। ठीक है। किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु का अन्य वस्तु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, गति अवस्था, और किसी वस्तु का अन्य वस्तु के सापेक्ष स्थिति में कोई परिवर्तन ना होना, स्थिर अवस्था। ठीक है। चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम अगर बात करें तो जो गति है, गति समान भी होती है और असमान भी होती है। कोई कहता है गति समान है, कोई कहता है गति असमान है। तो ये समान गति और असमान गति क्या होती है। ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं। गति दो है ना, 2 टाइप की होती है ना। पहले आपकी बोल देते हैं एक समान गति। क्या बोलते हैं, एक समान गति। क्या, एक समान गति। ठीक है। और कोई बोल देता है असमान गति, असमान गति। तो ये समान गति और असमान गति क्या होती है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है। तो एक समान गति बोले या फिर असमान गति बोले तो ये क्या होती है। ठीक है। तो देखो आपको समझा देते हैं। तो देखो इधर, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तब उसे एक समान गति कहते हैं। तब उसे क्या बोलते हैं भाई, एक समान गति कहते हैं, एक समान गति करते हैं। जैसे मान के चलो मैं दोस्तों मेरे घर से निकल रहा हूँ और मेरे घर से निकल कर मैं भोपाल पहुँच रहा हूँ। मैं घर से निकल रहा हूँ और घर से निकल के कहाँ जा रहा हूँ, भोपाल जा रहा हूँ। तो मेरे भाई मेरे घर से जो आपका भोपाल है, इस मेरे घर से भोपाल जाने के लिए मुझे 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। तो इन 5 घंटों में यदि मैं प्रत्येक घंटे में समान दूरी तय करता हूँ, समान दूरी क्या करता हूँ भाई, तय करता हूँ, समान दूरी तय करता हूँ। जैसे मान के चलो मैं पहले आर में मैं 60 किलोमीटर चला। अब मैं दूसरे आर में भी कितना चला, 60 चला, है ना, 60 चला।
ठीक है। अब मैं तीसरे आर में भी क्या चला, 60 चला। कितना चला, 60 किलोमीटर चला। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, यदि मैं प्रत्येक घंटे में समान दूरी तय करता हूँ, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता हूँ, फिर दूसरे घंटे में भी 60 चला, तीसरे घंटे में भी 60 चला, मतलब मैंने 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, 120 कर ली, 120 कर ली। तो मतलब 5 घंटे में कितना दूरी करूँगा, तो 5 घंटे में मैं 300 किलोमीटर की दूरी तय कर लूँगा, 300 किलोमीटर की दूरी तय कराऊंगा। क्योंकि मैं समान समय में समान दूरी तय कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि पहले मैं 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला और फिर जब मैं चला तो केवल 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर चला। ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं समान समय में समान दूरी तय कर रहा हूं। प्रत्येक घंटे में मैं 60 किलोमीटर चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पहले घंटे में 60 चल दिया और दूसरे में 10 चल दिया और फिर तीसरे घंटे में मैंने 110 किलोमीटर चल लिया। ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं समान दूरी तय कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। तो समझ गए ना, एक समान गति क्या है। यदि कोई व्यक्ति समान समय में समान दूरी तय करता है तो एक समान, ठीक है। बट अगर असमान गति की अगर कोई बात करे तो असमान गति क्या है, तो मेरे भाई यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय ना करे तो उसे असमान गति कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहले घंटे में तो आपका 60 किलोमीटर चल रहा है, बट दूसरे घंटे की बात आए तो दूसरे घंटे में केवल 40 किलोमीटर चला। तीसरे घंटे की बात आई तो तीसरे घंटे में केवल 30 किलोमीटर चला। तो देखो ये असमान दूरी है। पहले घंटे में 60 चला, दूसरे में 40 चला, तीसरे में 30 चला। असमान प्रकार की दूरी है। समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रहा, समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रहा, मतलब ये असमान क्या है, गति है। समान समय में समान दूरी समान गति है ना, एक समान गति, और समान समय में असमान दूरी असमान गति हो गई। समझे मेरे भाई। तो ये आपका गति का फंडा है। आई होप आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लिए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूरी और विस्थापन, मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर बात कर लेते हैं कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो समझेंगे आप, है ना, समझेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई ये आपकी डिस्टेंस है और ये आपका विस्थापन है, ठीक है। चलो यहाँ पर समझो। मान लेते हैं दोस्तों एक हमारे पास कोई वस्तु है, ये हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, और कोई वस्तु है, ये हमारे पास क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है। ये जो वस्तु है इसकी प्रारंभिक स्थिति ए पर है। कहाँ पर है, प्रारंभिक स्थिति ए पर। और ये जो वस्तु है चलना प्रारंभ करती है, तो चलने प्रारंभ करती है तो ये वस्तु पहले इधर आ जाती है और चलते चलते फिर यहाँ पहुँच जाती है और चलते चलते फिर यहाँ पहुँच जाती है और ये अंत में जो वस्तु है ना यहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ पर पहुँच जाती है और ये इसकी अंतिम स्थिति है जो मान लेते हैं क्या है, बी है। क्या है, बी है। क्या है, बी। तो मेरे भाई जो दूरी है, अब इस वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय की गई, देखो पहले वस्तु इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई और इधर जाते 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 यहाँ तक आ चुकी। तो मतलब ये जो वस्तु है, इस वस्तु ने कितना पथ, कितना रास्ता तय किया, इस वस्तु द्वारा कितना रास्ता तय किया गया, वह रास्ता, वह पथ दूरी कहलाता है। क्या कहलाता भाई, दूरी कहलाता है। तो ध्यान रखना आपको, किसी भी प्रकार से आपको टेंशन में नहीं आना। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ को या फिर रास्ते को, पथ को या फिर रास्ते को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दूरी कहते हैं। समझाया मैंने आपको, समझ में आया
किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ या रास्ते को, ये जो आपका तय किया गया जो पथ है ना, या जो रास्ता है, वो आपका क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी है। ठीक है। बट विस्थापन क्या है? अब ये तो दूरी समझ गए, तो सर ये दूरी हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते को या पथ को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। बट विस्थापन क्या है? तो मेरे भाई जो विस्थापन है वो ये है, आपको दिख रहा है ना, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। तो ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी है वो केवल क्या है? विस्थापन। विस्थापन ये नहीं कि आप यहां से जा रहे हो, यहां से जा रहा है, ये नहीं विस्थापन। ऐसा नहीं कि ये आपका घर है, ये आपका क्या है भाई? घर है, और ये जो है ना आपका क्या है? स्कूल है। ये आपका घर है और ये आपका क्या है? स्कूल है। तो स्कूल, घर से आपका जो स्कूल है, घर से आपके स्कूल के बीच की दूरी है केवल 1 किलोमीटर। क्या? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। लेकिन आप क्या हुआ? आप अपने घर से निकले तो पहले आप अपने दोस्त के घर चले गए, आप अपने दोस्त के घर चले गए, फिर अपने दोस्त के घर से दूसरे दोस्त के घर चले गए, ठीक है, और दूसरे दोस्त के घर से फिर तीसरे दोस्त के घर चले गए, और फिर आकर आप स्कूल आए तीनों मिलकर। पहले ए के घर गए, फिर बी के घर गए, फिर सी के घर गए, और फिर आप स्कूल आए। तो आपने देखो कितना रास्ता तय किया, इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, और फिर इधर गए। अगर सीधे चले जाते तो केवल आपको कितना जाना पड़ता? 1 किलोमीटर। बट अपने दोस्तों को लेकर चले गए तो 1 किलोमीटर आपने यहाँ लगा दिया, 1 किलोमीटर आपने यहाँ लगा दिया, 1 किलोमीटर आपने यहाँ लगा दिया, और 500 मीटर आपने यहाँ लगा दिया। तो 1 2 3 3.5 किलोमीटर आप चले, और आप सीधे जाते तो केवल आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ता। समझ रहे हैं ना? तो आपने जो यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो आपने इतना रास्ता तय किया। तो ये जो इतना रास्ता जो आपको दिख रहा है ये आपका दूरी है। बट घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो केवल 1 ही किलोमीटर है। मतलब ये आपका प्रारंभिक बिंदु और ये आपका अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के जो बीच का दूरी होती है उसे हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो मेरे भाई विस्थापन जो है ना वो ये है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी जो है ना वो आपका विस्थापन। क्या है? विस्थापन है। आपको ध्यान रखना, ठीक है? क्या रखोगे याद? आप क्या रखोगे याद? जल्दी बता दो, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के अंतर को ही हम क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे, ठीक है? या फिर ऐसा बोल दो, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। आगे अगर बात करें दोस्तों दूरी की, तो ये ध्यान रखना कि दूरी जो है ना वो आपकी अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। बट जो विस्थापन है भाई, ये विस्थापन जो है ना आपका सदिश राशि है। कौन सी राशि है भाई? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विस्थापन के लिए हमें दिशा की ज़रूरत होती है। विस्थापन किसी विशेष दिशा में होता है, बट दूरी का कोई दिशा नहीं होती। दूरी की कोई दिशा नहीं होती। दूरी तो पथ पर निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर करता है। कहीं भी चल दो तब दूरी आएगी, बट विस्थापन एक दिशात्मक ही होगा। दिशात्मक ही होगा। विस्थापन किसी एक ही दिशा में होगा। 2 2 3 3 4 4 दिशा विस्थापन की नहीं होंगी। विस्थापन की दिशा एक स्थिति में एक ही होगी। विस्थापन की दिशा एक स्थिति में एक ही होगी। मतलब विस्थापन के लिए दिशा की ज़रूरत होती है, बट दूरी के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती। देखो यहाँ से यहाँ की दिशा एक ही आ रही है, बट दूरी की दिशा देखो, पहले यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए। दूरी की कोई दिशा है? दूरी तो आप कहीं भी ले सकते हो। आप यहाँ भी चले जाते तो भी आ जाता है ना। बट विस्थापन केवल विस्थापन की एक ही दिशा, ये प्रारंभिक और अंतिम एक ही दिशा होगी, ठीक है?
चलो आगे अगर बात करें दोस्तों, जो दूरी है इस दूरी को ध्यान रखना हम स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं, बट जो विस्थापन है इस विस्थापन को हम कैपिटल एस से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? कैपिटल एस से व्यक्त करेंगे। क्लियर होगा दूरी और विस्थापन। आगे अगर हम बात करें, आगे हम दोस्तों अगर बात करें, आगे हम बात करें कि जो दूरी है वो आपकी केवल धनात्मक होती है, धनात्मक या शून्य होती है। दूरी जो है ना भाई वो धनात्मक हो सकती है या शून्य हो सकती है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ, ये वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ की गई तो धनात्मक ही है ना, धनात्मक ही आगे ही जाएगी, दूरी तय करेगी, धनात्मक ही होगी। और ये वस्तु अगर नहीं चलेगी तो वो दूरी क्या होगी? जीरो होगी। रेस्ट की स्थिति में दूरी क्या होगी? जीरो होगी। अगर चलेगी तो धनात्मक आएगी और नहीं चलेगी तो जीरो आएगी। मतलब दूरी है ना धनात्मक या शून्य हो सकती है। बट जो विस्थापन है ना मेरे भाई, ये विस्थापन जो आपका है ना वो धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ठीक है, शून्य हो सकता है या फिर आपका ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक होता है। ध्यान रखना, धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है। जैसे मान के चलो कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है और यहाँ पर पहुँच रही है ना, यहाँ पर पहुँच रही है, तो ये यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है, यहाँ पर पहुँच रही है, तो ये दूरी जो है ना धनात्मक दिशा में जा रही है। मतलब ये यहाँ से चल रही है और यहाँ तक जा रही है, तो मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर जैसे मान के चलो ये 1 किलोमीटर का है। कितने का है? 1 किलोमीटर का। तो यहाँ पर जो विस्थापन आया है वो कितना आया है? 1 किलोमीटर आया। एस जो है ना वो कितना आया है? 1 किलोमीटर आया है। जो आपका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जो आपका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो जाए कि कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है और ये वस्तु पहले यहाँ पहुँच रही है, ठीक है, फिर यहाँ पहुँच रही है और यहाँ से वापस से अपनी स्थिति में पुनः जो प्रारंभिक बिंदु था उस प्रारंभिक बिंदु, पहले यहाँ जा रही वस्तु फिर यहाँ जा रही है और यहाँ के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति ए पर आ जा रही है। तो बताओ यहाँ पर प्रारंभ में वस्तु यहाँ थी और अंत में भी यहाँ पर थी, तो प्रारंभिक और अंतिम दूरी क्या आई? शून्य होगी, क्योंकि प्रारंभ यहीं से हुआ था, अंत भी यहीं है। तो प्रारंभ में और अंतिम की दूरी क्या है? शून्य है, क्योंकि वस्तु यहाँ थी, यहीं पे है ना, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो दूरी तो इसने तय की, लेकिन विस्थापन क्या होगा इसका? शून्य होगा, क्योंकि वस्तु यहीं पर आ गई। तो यहाँ पर जो विस्थापन है S = भैया क्या आ गया? शून्य आ गया। क्या आ गया? शून्य आ गया। तो धनात्मक समझ गए आप, शून्य समझ गए। अब बात आती है ऋणात्मक की, कि ऋणात्मक क्या होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये है पृथ्वी, ये क्या है? यहाँ पर भूमि है, पृथ्वी है। भूमि या क्या है भाई? पृथ्वी है। एक सेकंड रुकना मेरे भाई, भूमि या फिर क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। और यहाँ पर इस भूमि या पृथ्वी पर हमारा ये घर बना हुआ है। हमारा ये क्या बना हुआ है भाई? घर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये घर बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे घर की क्या है? छत है। क्या है घर की? हमारे छत। अब मैं यहाँ से किसी पत्थर को फेंकूंगा तो मान लो ये पत्थर कहाँ तक चला गया? यहाँ तक चला गया। कहाँ तक चला गया? यहाँ तक। अब यहाँ से तो ये पत्थर फिर क्या होगा? वापस आएगा। अब वापस आएगा तो पत्थर यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ से छत से फेंका, छत पर ही आएगा, छत से फेंका, छत पर ही आ जाएगा। तो हमारा जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि जब देखो पत्थर को जब मैंने यहाँ से फेंका तो ऊपर गया तो धनात्मक आया, फिर पत्थर यहाँ से लौट आया और छत पर ही आ गया तो क्या हो गया? शून्य हो गया। बट ये पत्थर छत से नीचे आ गया। ये पत्थर यदि छत से नीचे आ गया तो देखो विपरीत दिशा में आ गया ना। मैंने यहाँ से फेंका था बट पत्थर कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। मैंने पत्थर को यहाँ से फेंका था बट पत्थर कहाँ आ गया? यहाँ। तो विपरीत दिशा में आ गया, विपरीत दिशा में आ गया। मतलब ये जो विस्थापन है वो आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। समझ गए ना?
जैसे मान के चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ, बीच में यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ से यदि चलना प्रारंभ करता हूँ इस दिशा में, तो ये जो विस्थापन होगा धनात्मक होगा। और यदि मैं अपनी जगह में फिर से आ जाता हूँ वापस, तो विस्थापन शून्य हो गया। बट मैं यहाँ गया, यहाँ आ गया और फिर से मैं यदि यहाँ चला गया, तो ये विस्थापन क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो वस्तु यहाँ थी, यहाँ से वस्तु को फेंका तो धनात्मक आया, अपनी वस्तु यहाँ से वापस लौट आई छत पर, शून्य हो गया। बट छत से भी नीचे आ गई वस्तु, तो ये जो विस्थापन है मेरे भाई वो क्या है, ऋणात्मक हो चुका है। क्या विस्थापन हो चुका है भाई, ऋणात्मक हो गया है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये दूरी और जो विस्थापन है आई होप समझ गए होंगे। अब ये स्क्रीन पर दूरी और विस्थापन में कुछ अंतर आ रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी होंगे, तो वो अंतर आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।